वेलकम गाइस, आप सबका स्वागत है डियर कॉमर्स भैया में। हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स, जिसका ये थर्ड पार्ट है। इस बार हमने पिछले पार्टों में हमने पढ़ लिया था कि कितने बिजनेस एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। बिजनेस एक्टिविटीज़ में हमारे ये दो तरह की होती थी, इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स। उनके हमने डिटेल में पढ़ा था। नहीं पढ़ा आप लोगों ने, वीडियो नहीं देखा लेक्चर, तो प्रीवियस लेक्चर देखिए। हम हर रोज़ एक नया पार्ट डालते जा रहे हैं, 1 बाय 1 आपको मिलेगा, हर रोज़ एक नया लेक्चर मिलेगा, तो इसलिए टेंशन की जरूरत नहीं है। जानता हूँ कोर्स बहुत चला है, बट टाइम भी हम पे है इतना, हम कर सकते हैं कवर। तो आज हम पढ़ेंगे कॉमर्स। कॉमर्स क्या होता है? अब तक हमने पढ़ लिया था उसका फर्स्ट पार्ट कि हमें बिजनेस एक्टिविटी का इंडस्ट्रीज का होती है। अब हम उसको पढ़ेंगे कॉमर्स। कॉमर्स में क्या है? कॉमर्स जो ट्रेड होता है उसके अंदर दो टाइप का होता है। देखिए, कॉमर्स ट्रेड दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल ट्रेड क्या होता है कॉमर्स में? इंटरनल ट्रेड में आपका आ जाएगा होलसेल जैसे आ गई, और एक्सटर्नल ट्रेड जैसे क्या हो जाएगा? रिटेलर। बेसिकली आपको यही पढ़ना था। अब ये तो समझ में आ गया आपको कि इंटरनल में आपको होलसेलर और रिटेलर पढ़ना है। हमने अभी गलती से बोला था एक्सटर्नल हो, तो हमने जो होता है ये जो ट्रेड होती है कॉमर्स ट्रेड हमने दो तरह के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल होता है होलसेल और रिटेलर, इन्हीं दो को बोलते हैं हम इंटरनल। अब एक्सटर्नल क्या होता है? ये तो क्या हमारे अंदर कौन कौन से कॉमर्स ट्रेड होते हैं, तो उसी को हम बोलेंगे इंटरनल ट्रेड। अब आते हैं एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड हमारे तीन तरीके के होते हैं, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, एंटरप्रोट। इम्पोर्ट आप समझ जाते हैं, एक्सपोर्ट भी समझ जाते हैं कि कहीं से कुछ सामान लाना, कहीं से कुछ भेजना, इसी को बोलते हैं हम इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। और जब हम यही काम दोनों को कंबाइन करते हैं तो उसी को बोलते हैं एंट्री पोर्ट। एंट्री पोर्ट मतलब क्या होता है? कहीं से लेके आए और कहीं बेच दिया। मतलब आपने अपने देश में कुछ सामान था, मतलब कि कुछ ये था कि आप लोगों ने किसी दूसरे देश से खरीद के लेके आए, ठीक है, पहले, ठीक है, और फिर देन उसे एक्सपोर्ट कर दिया। यानी कि पहले आपने कहीं से इम्पोर्ट किया और देन उसे एक्सपोर्ट कर दिया। ये चीज़ को हम बोलेंगे एंट्री पोर्ट। अब एक तरह एक बात और जान लीजिए कि जो कॉमर्स ट्रेड होता है वो एक और तरह का होता है, ऑक्सिलरी ट्रेड। आप लोगों ने, मैं जो पेज खोल के बैठा हूँ उसका आप देख चुके होंगे। कॉमर्स इंक्लूडेड 2 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी ट्रेड। अब तक हमने जो पढ़ा उसे बोलते थे हम ट्रेड। ट्रेड में कौन कौन से? इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में कौन कौन से? होलसेल एंड रिटेल। और एक्सटर्नल में कौन कौन से? इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, एंट्री पोर्ट। इसको बोलते हैं हम ट्रेड। यानी कि कॉमर्स दो तरह के होते हैं, पहला ट्रेड और दूसरा होता है ऑक्सिलरी ट्रेड। हमने ट्रेड पढ़ चुके हैं कि ट्रेड में क्या क्या होता है, इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल में होलसेल, रिटेल, और एक्सटर्नल में होता है हमारा एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट एंड एंट्री पोर्ट। अब हम पढ़ेंगे ऑक्सिलरी ट्रेड क्या होता है, ऑक्सिलरी ट्रेड में क्या क्या आता है, कैसे आता है, ये सब पढ़ेंगे हम, ठीक है। ऑक्सिलरी ट्रेड आप बोल सकते हैं, मतलब एक तरह के सपोर्टिंग ट्रेड होते हैं। मतलब आपने जो भी सामान सेल किया, परचेज किया, उस सामान को सेल और परचेज करने के में वो हमें मदद करते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं ऑक्सिलरी ट्रेड। अब ऑक्सिलरी ट्रेड कौन कौन से होते हैं? पहला आपका होता है ट्रांसपोर्ट, दूसरा बैंकिंग, तीसरा इंश्योरेंस, चौथा एडवर्टाइजमेंट, और फिर आपका होता है लास्ट पाँचवा वेयर हाउसिंग, ठीक है। 1 बाय 1 हम इनको थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्या हमें जान लेते हैं कि ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इनका क्या काम होता है, ठीक है। अब बैंकिंग क्या होता है? बैंकिंग एंड फाइनेंस। बैंकिंग एंड फाइनेंस मतलब बैंकिंग को ही हम बोलते हैं फाइनेंस। यानी कि अगर हमें आप कुछ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए पैसा चाहिए, सेल करनी है तो उसके लिए पहले पैसा लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए पैसा चाहिए, परचेज करना है सामान खरीदने के लिए तो भी पैसा चाहिए। यानी कि हमें पैसों की रिक्वायरमेंट हर तरीके से पड़ती है। तो जो बैंक होता है वो क्या करता है? आपको कहीं पर भी पैसा देता है, ठीक है, डिस्काउंटिंग कराता है हमारे बिल्स को। आपने पढ़ा होगा अकाउंट में, मतलब डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स आपने नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ेंगे आप इन फ्यूचर में, 11th में ही आपके टॉपिक है ये अकाउंट में। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल में ये होता है बेटा कि जो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, यानी कि आपने एक बिल बनाते हैं ताकि अगर आपको उधार है पैसा लेने के लिए, आप उसमें ये लिखते हैं कि हाँ हम इनको ये पैसा दे देंगे, इस डेट को दे देंगे, तो उसी को बोलते हैं बिल। अगर आपको वो बिल, जैसा आपने कोई चीज़ खरीदी, आपने बिल बना के दे दी सामने वाले को, अब वो आपको पैसे किस पे आप पे लेगा? उसी पे आप पे लेगा, वो प्रूफ होता है एक तरह का क्या उन्होंने आपको उधार दिया है। अगर उन्हें ज़रूरत होगी पैसे से तो क्या करेगा? बैंक के पास जाएगा, बोलेगा भैया ये रख लीजिए, मुझे इससे पैसा लेना, तो आप ले लीजिएगा इससे पैसा, तो वो थोड़ा डिस्काउंट देगा। मतलब अगर वो 100 रुपये का होगा तो वो 75 रुपये आपको दे देगा, बाकी 25 रुपये खुद अपने लिए काट लेगा, ऐसा कर देता है, ठीक है। तो इस सब कामों में हमारी हेल्प करता है। ओवरड्राफ्ट सिस्टम देता है, क्रेडिट फैसिलिटी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब बैंकिंग के बिना क्या हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना। तो एज वेल एज हमारे लिए बैंकिंग कितना ज़रूरी पड़ता है, ये भी हमारा सपोर्टिंग है। अगला हम बढ़ेंगे इंश्योरेंस तरफ। इंश्योरेंस क्या होता है? जो इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस अब देखिए कहीं ना कहीं वेरियस टाइप ऑफ रिस्क होता है। अगर आप शिप पे सामान ला रहे हैं, कहीं डूब गया, कहीं शिप में पानी भर गया, उसमें कुछ खराब हो गया तो इसमें दिक्कत करता है। जैसे कोई मशीनरी आप इंपोर्ट कर रहे हो, मशीनरी कहीं टूट गई लाते वक्त, फूट गया तो दिक्कत करता है। कई बार आप ट्रक से सामान सेंड करते हो, कुछ सामान फूट जाते हैं, कुछ खराब हो जाते हैं, कोई भरोसा थोड़ी होता है। तो इसके लिए हम उनका कराते हैं क्या? इंश्योरेंस, ताकि अगर वो खराब हो जाए तो हमारा नुकसान ना हो, हमें पैसा वापस मिल जाए। या फिर कई बार आग लग जाती है, कई बार चोरी हो जाता है सामान, तो हम उनके लिए इंश्योरेंस कराते हैं ताकि सेल करने से पहले या परचेज करते अगर हमारा कोई खो जाए तो दिक्कत ना हो हमें, या फिर हमें डैमेज हो जाए प्रोडक्ट तो हमें नुकसान ना झेलना पड़े,
हमें उसका पैसा मिल जाए वापस। तो इंश्योरेंस क्या होता है, एक तरह का रिस्क कम करने के लिए हमारी हेल्प करता है इसमें, ठीक है। अगला हम बढ़ेंगे एडवर्टाइजमेंट की तरफ। एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? अब एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, आपको कोई सामान बेचना है तो उसके लिए भी एडवर्टाइजमेंट जरूरत पड़ेगी। अगर आप बिना एडवर्टाइजमेंट करे क्या सामान बेच दोगे? नहीं बेचोगे। आपको प्रोडक्ट में किसको मालूम पड़ेगा कि आपका सामान प्रोडक्ट ऐसा है ऐसा नहीं है। तो अगर आपको कोई चीज़ सेल करनी तो पहले उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, उसके बारे में बताना पड़ेगा। कोई सर्विस आप दे रहे हो तो उसके बारे में कुछ बताना पड़ेगा कि हाँ आप ये सर्विस तो ये इसका प्राइस है, ये इसके फीचर्स है। तो बायो के बारे में मालूम पड़ेगा तभी तो उसके बारे में बायो खरीदेगा। बेसिकली आपको ये चीज़ें खरीदनी है। तो अगर आपको चीज़ें पढ़ना है, समझना है, कुछ करना है तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। तो एडवर्टाइजमेंट क्या करती है, एक हेल्प करती है ताकि हम कोई चीज़ सेल कर सके। और परचेजर के लिए हेल्प करती है कि वो कुछ क्या चीज़ परचेज करे, क्या चीज़ बेटर है। कोई भी मोबाइल है क्या उसके बारे में जान लोगे बिना एडवर्टाइजमेंट के? हमें गूगल करते हैं, हमें आपको यूट्यूब पे वीडियो देते हैं, मालूम पड़ता है कि यार वो मोबाइल ऐसा है वैसा है। कोई सॉफ्टवेयर मालूम पड़ता है उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं क्या नहीं है। तो कैसे मालूम पड़ता है? एडवर्टाइजमेंट के थ्रू तो मालूम पड़ता है हमें सब। तो एडवर्टाइजमेंट हेल्प करता है हमें कोई भी चीज़ सेल करने में, ठीक है। अगला बढ़ते हैं हम वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग क्या होता है हम ये जान लेते हैं, ठीक है। इसी के साथ हमारा एडवर्टाइजमेंट, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ठीक है, वेयर हाउसिंग, ठीक है। ये सब चीज़ें मैंने वो कवर कर लिया। अब अगले टॉपिक की तरफ हम बढ़ेंगे। चलिए, चाहे तो आप वापस, अगर आप समझ में नहीं आया अब तक तो आप चाहे तो वापस रिप्ले करिए प्रीवियस ये, क्योंकि अगर आपको पिछला समझ में नहीं आएगा तो आप आगे भी कुछ समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए मेरी बात मानिए, मेरी एडवाइस पर्सनली आपको ये रहेगी कि अगर आप कुछ नहीं स्किप हो गया, कुछ नहीं समझ में आया तो वापस वीडियो देखिए, समझ में आएगा। एक बार नहीं आएगा, दूसरी बार आएगा, तीसरी बार नहीं आएगा, तीसरी बार आएगा, पर आएगा जरूर समझ में। अगर तो समझ में आएगा नहीं तब तक हम आगे बढ़ेंगे नहीं, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। ऑब्जेक्टिव क्या होता है बिजनेस, यानी कि क्या मकसद क्या है बिजनेस का, हम बिजनेस करते क्यों हैं, तो उसकी तरफ जाएंगे। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस बहुत तरीके के हो सकते हैं। पहला हमारा तरीका होता है एक इकोनॉमिक, दूसरा होता है सोशल। इकोनॉमिक की मतलब क्या, प्रॉफिट अर्निंग करने के लिए, क्रिएशन ऑफ कस्टमर, इनोवेशन लाने के लिए, नई टेक्नोलॉजी आने के लिए, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि हम पूरा यूटिलाइज करेंगे रिसोर्स का, हम इकोनॉमिक के लिए करेंगे, हम अपने फायदे के लिए करेंगे, प्रॉफिट करेंगे। दूसरा हम बिजनेस करते हैं सोशल वेलफेयर के लिए, जैसे कि फेयर ट्रेड प्रैक्टिस करते हैं हम, ठीक है। गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट देंगे, जनरेट करेंगे एम्प्लॉयमेंट लोगों के लिए, वेलफेयर करेंगे एम्प्लॉयमेंट का, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए वर्क करेंगे, उनकी जो मतलब उनकी ज़रूरतों के हिसाब से हम सामान करेंगे, ठीक है। प्रोटेक्शन करेंगे इन्वायरमेंट की। पर इकोनॉमिक्स में हम ये सब चीज़ें नहीं देखते हैं। इकोनॉमिक में जो हम देखेंगे सिर्फ हमारा खुद का पर्सनल प्रॉफिट होना चाहिए, कस्टमर कैसे बनाने हैं, कैसे कैसे अपनी टेक्नोलॉजी को हाई करनी है, यूटिलाइज कैसे करना है सभी रिसोर्स को, ये देखते हैं। पर सोशल में हर चीज़ सही होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, ताकि समाज को दिक्कत ना हो, सोशल वेलफेयर उससे, ठीक है। मेरा आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा ऑब्जेक्टिव क्या होता है हमारे बिजनेस करने का। अगला हम बढ़ेंगे बिजनेस रिस्क क्या होता है। बिजनेस रिस्क की तरफ बढ़ेंगे हम। हमारा टॉपिक है बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क हमारे देखो दो तरीके के होते हैं कंपनी जो फेस करती है मेनली। मैंने आपके लिए अंडरलाइन भी कर रखा, आप लिख लीजिएगा, उसे नोट कर लीजिएगा। जो बिजनेस रिस्क होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, पहला स्पेकुलेटिव और दूसरा प्योर। स्पेकुलेटिव में क्या होता है, इसमें जो होता है आपका गेन और लॉस दोनों होने की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। इसके अंदर आपका लॉस भी हो सकता है, इस रिस्क के अंदर आपका, इस रिस्क के अंदर आपका प्रॉफिट भी हो सकता है। अब इसके अंदर कौन कौन से ऐसे रिस्क आ जाते हैं, अगर कहीं चेंजेस आती है मार्केट कंडीशन में, अगर आपके अगेंस्ट आती है तो आपको लॉस हो सकता है। अगर आपके फेवर में चेंजेस आती है, जैसे कि आपकी टेक्नोलॉजी की तरफ से कोई फेवर आता है चेंजेस, तो आपको प्रॉफिट होगा। डिमांड में अगर बढ़ जाती है तो आपको प्रॉफिट होगा। सप्लाई डिमांड देखते हैं, अगर डिमांड एंड सप्लाई कम हो जाती है तो आपको लॉस हो सकता है, पर अगर डिमांड एंड सप्लाई बढ़ जाए तो आपको प्रॉफिट भी हो सकता है। अगर प्राइस चेंज इन प्राइस, यानी कि प्राइस में अगर बदलाव आ जाए, यानी कि प्राइस कहीं बढ़ गए तो आपको फायदा और नुकसान देखा सकता है, घट गए तो भी नुकसान देखना पड़ सकता है। अगर किसी चीज़ आपको ट्रेंड चल रहा हुआ अचानक से फैशन चेंज हो जाए तब उसका दिक्कत आ सकता है, ठीक है। टेस्ट किसी का बदल जाए कस्टमर का तो आपके आपसे दिक्कत हो सकता है। तो इन केस आपको दिक्कत, नुकसान और गेन दोनों हो सकते हैं। तो आपने जितने पढ़े उनमें आपको अगर उनका नेगेटिव पॉइंट भी है तो पॉजिटिव पॉइंट भी है। अगर आप देखें, ध्यान से गौर करें, भले अगर टेस्ट बदला, क्या आपका टेस्ट जो आपको जो हमारा कॉफ़ी का बिजनेस है, लोग पहले टी पीते थे, उनका टेस्ट चेंज हो गया, उनका टेस्ट क्या हो गया, कॉफ़ी पीने का हो गया, तो हमारे लिए फ़ायदा है। पर वही अगर हमारे टी का बिजनेस होता, लोगों का जो टेस्ट चेंज हो गया कॉफ़ी की तरफ जाता तो हमारा नुकसान था ना टी के लिए। तो वही है। तो जो स्पेकुलेटिव रिस्क होता है वो दोनों तरह का बेयर करता है, पर जो प्योर रिस्क होता है वो सिर्फ और सिर्फ लॉस और लॉस ही देखता है। या तो लॉस हो गया तो कोई लॉस नहीं होगा, यही चीज़ देखता है वो। जैसे कि आग लग जाएगा, चोरी हो जाएगा, या फिर एम्प्लॉयज स्ट्राइक करेंगे, ठीक है। इन ये सब चीज़ें हो गई, ये सब हो गया प्योर रिस्क, यानी कि या तो रिस्क, इस रिस्क में या तो लॉस होगा या तो कोई लॉस नहीं होगा, ठीक है। अब नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क क्या हो सकता है, यानी कि क्या उसकी नेचर हो सकते हैं, नेचर हो क्या हो सकता है उसका। तो नेचर क्या क्या पहला आ सकता है नेचर को, बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटी, यानी कि कोई चीज़ नई टेक्नोलॉजी आपको आई आपके बिजनेस में तो उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज होना, क्या चल रहा है आपके फ्यूचर में होने वाला आपको यही नहीं मालूम है, आपका कोई उतना उसका वही नहीं बना रखा, ठीक है। नेचुरल क्लेम कुछ आ जाता है आपका, चेंज इन डिमांड एंड प्राइस रहते हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं अनसर्टेनिटी के, जो अचानक से हो जाए, ये नहीं कि हमको भरोसा नहीं है कि इन फ्यूचर में क्या हो सकता है, हमें ये नहीं मालूम। तो जो अचानक से चेंजेस आए उनको बोलते हैं बिजनेस राइज अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटी। अगला है रिस्क इज एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। अगला क्या है, रिस्क इज एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस, यानी कि क्या होता है,
अब रिस्क को आप कम तो कर सकते हो पर इसे हटा नहीं सकते भाई। अगर बिजनेस का ये तो एक पार्ट है रिस्क, जहाँ प्रॉफिट है वहाँ लॉस होगा, जहाँ गेन है वहाँ पे लॉस भी तो है। तो यानी कि जहाँ पे आपको रिस्क नहीं होगा वहाँ बिजनेस कैसे हो सकता है। यानी कि बिजनेस जो होता है वो एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो गया, एसेंशियल पार्ट है बिजनेस का, जो होगा ही होगा। या तो सबसे कम कर सकते हो पर एलिमिनेट नहीं कर सकते हो। तो बेसिकली हमने क्या पढ़ लिया, रिस्क जो होता है एक एसेंशियल पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि उसे आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, उसे हटा नहीं सकते, वो है ही है, रहेगा ही रहेगा। अगला है डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड मेनली अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। अगला है डिग्री ऑफ रिस्क एंड डिपेंड मेनली अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। यानी क्या मतलब है इसका, डिग्री यानी कितना बड़ा, कितने ज़्यादा आपके ब्रांचेज हैं, कितने बड़ा बिजनेस आपका, कितना क्या नेचर है बिजनेस का, वो डिपेंड करता है। नेचर मतलब क्या आप काम करते हो, कौन सी क्या प्रोवाइड करते हो, गुड एंड सर्विसेज में से कौन सी गुड प्रोवाइड करते हो, कौन सर्विसेज आप प्रोडक्शन करते हो, क्या करते हो, ठीक है। तो ये अब जितना बड़ा बिजनेस होगा उतना ज़्यादा रिस्क होगा, जितना छोटा बिजनेस उतना कम रिस्क होता है। ये आपको समझ में आ चुका होगा। देखिए जितना बड़ा बिजनेस उतना बड़ा रिस्क, ठीक है। अगर आप डीलिंग हाई है तो आपका हाई डिग्री ऑफ रिस्क झेलना पड़ेगा आपको। अगला है प्रॉफिट इज़ द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। अगर हम रिस्क लेते हैं तो उसके लिए एक प्रॉफिट क्या है, एक रिवॉर्ड है। क्यों है? क्योंकि नो रिस्क नो गेन, मैं आज पहले बता चुका हूँ। इज द एज ओल्ड प्रिंसिपल विच अप्लाई टू ऑल टाइप ऑफ बिजनेस। यानी कि ये जो प्रिंसिपल है ये हर जगह बिजनेस में अप्लाई होता है। लेकिन नो रिस्क नो गेन, यानी कि अगर आप रिस्क लोगे तभी आपको प्रॉफिट ऑन लॉस। अगर जरूरी नहीं रिस्क ले रहे तो हमेशा लॉस ही होगा, बहुत बड़ा लॉस होगा। कई बार बहुत बड़ा प्रॉफिट भी मिलता है, हम इसलिए तो रिस्क ले रहे हैं ताकि हमें प्रॉफिट हो। इन बहुत अनसर्टेनिटी के साथ हमारा जो होता है लॉस हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉफिट हो ही नहीं सकता, प्रॉफिट होगा। तो हम आगे बढ़ेंगे कॉजेज ऑफ बिजनेस एंड रिस्क। अब ये क्या होता है जानता हूँ, वीडियो बड़ी लेंदी हो गई पर चैप्टर को खत्म करना ज़रा जरूरी है। तो हम लोग चैप्टर को खत्म कर लेते हैं। ये लास्ट टॉपिक होगा आपका कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। आइए पढ़ लेते हैं इसके बारे में। कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क क्या होता है, कॉजेज मतलब किस तरह से बिजनेस रिस्क आ सकते हैं। पहला जो रिस्क होता है नेचुरल कॉजेज होता है, दूसरा ह्यूमन रिस्क, तीसरा इकोनॉमिक और चौथा होता है अदर कॉजेज, यानी कोई सी भी कॉजेज होते हैं। अब हम पढ़ते हैं इनके बारे में वन बाय वन, ये होता क्या है। नेचुरल रिस्क क्या होता है, नेचुरल रिस्क जैसे कि अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया यानी कि बाढ़ आ गई है, लाइटनिंग यानी कि बिजली कड़क गई, हैवी रेन बहुत सारी बारिश हो रही है, ठीक है, ये सब चीज़ आ गई। ह्यूमन कॉजेज क्या होते हैं, ह्यूमन कॉजेज जैसे कि आपका कोई एम्प्लॉय है वो क्या कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है, काम नहीं कर रहा, कोई केयरलेस दिखा रहा है, कोई डिसऑनेस्टी दिखा रहा है अपना, कोई भी काम की तरफ अपना ऑनेस्टी नहीं है, तो क्या करेगा, घपलेबाजी करेगा, ये सब करेगा। तो ह्यूमन कॉजेज से क्या होगा, दिक्कत हमें रिस्क बढ़ जाते हैं, ठीक है। इनफिशिएंट मैनेजमेंट आपकी, तो वो भी आपको दिक्कत कर रहा है। इनसफिशिएंट मैनेजमेंट है तो वो भी दिक्कत करेगा आपको। अब अगला था हमारा इकोनॉमिक कॉजेज। इकोनॉमिक कॉजेज क्या होते हैं, इससे फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, हायर टैक्स पे करने पड़ जाते हैं, कई बार टैक्स गवर्नमेंट बढ़ा देती है, ठीक है, ये सब चीज़ आती है। कंपटीशन बढ़ जाते हैं, प्राइस बढ़ जाते हैं और कस्टमर के चेंजेस ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से। तो जैसे आप देख सकते हो कि टेक्नोलॉजी बदल गई, मेथड बदल गया प्रोडक्शन करने के, तो उसकी वजह से कई बार हमारा चेंजेस आते हैं कस्टमर के बिहेवियर में, तो इकोनॉमिक कॉजेज आते हैं। अब अदर कॉजेज क्या होते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल कोई कॉजेज है, पॉलिटिकल पार्टी चलती हैं तो रूल्स एंड रेगुलेशन बदल जाते हैं, ठीक है, उसकी वजह से जो चीज़ें दिक्कत करती है, जो फ्लक्चुएटिंग जो एक्सचेंज रेट होते हैं वो बदल जाते हैं कई बार, तो ये उनकी वजह से दिक्कत आती हैं, वो देखा जाता है, ठीक है। तो अदर कॉजेज आपको नॉर्मल कॉजेज होती हैं जहाँ पे आपका पॉलिटिकल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है, एक्सचेंज रेट आ जाती है, ये सब चीज़ आती है। आपने इकोनॉमिक में क्या देखा है, कोई इंक्रीज कंपटीशन हो जाए, गवर्नमेंट पॉलिसीज बदल जाए, चेंज हो जाए, टेक्नोलॉजी बदल जाए, फैशन बदल जाए, एक्सेट्रा हो जाए, ये सब चीज़ें, ठीक है। नेचुरल में कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए वो हो जाती है। ह्यूमन में स्ट्राइक करे, कोई पावर फेलियर हो जाए, केयरलेस ऑफ एम्प्लॉयज़ हो गए, ठीक है, ये सब चीज़ें आती हैं। ये टॉपिक ये भी है कि मेक इन इंडिया करें, आपके बुक में दे नहीं रखा पर इसमें एक स्टिकर दे रखा बताया गया मेक इन इंडिया होता है कॉमर्स में। तो मेक इन इंडिया थोड़ा जान लीजिए। मेक इन इंडिया एक प्रोजेक्ट था जो कि गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, जो कि 25 सितंबर 2014 में लॉन्च किया था। कब लॉन्च किया था, 25 सितंबर 2014। ये डेट याद रखिए, कई बार ये डेट पूछ लेती है एग्जाम में, बहुत बार आई भी हुई है। 25 सितंबर 2014 डेट याद रखिएगा, 25 सितंबर 2014। थैंक यू वेरी मच। आपने आई रिक्वेस्ट यू कि लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। बहुत मेहनत लगती है बेटा इस वीडियो बनाने में, बहुत पढ़ना पड़ता है, फिर आपको पढ़ाना पड़ता है, बहुत चीज़ें होती हैं तो मेंटेन करनी पड़ती है। वीडियो बनाने में भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है, पर मैं आपके लिए बनाते रहूँगा, आप पढ़ते रहेंगे, आपको पढ़ाएंगे हम बिना किसी भेदभाव करें। आप बस यही हेल्प कीजिए, हमें सहयोग कीजिए, हमें प्रमोट करिए, हमारी वीडियो को देखते रहिए, बने रहिए साथ में डियर कॉमर्स भैया के साथ। थैंक यू एंड वेलकम।